Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। टेलीमानस मेंटल हेल्थ फॉर ऑल इन एसोसिएशन विद जेके टायर टोटल कंट्रोल। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक अब चमकिए प्यार से। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डीकोड करते हैं। आज की बड़ी खबर ईरान से है, जहां खमेनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है और अब वहां खमेनी के समर्थन में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आज सबसे पहले आपको ईरान लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि ईरान में भी वही हो सकता है जो वेनेजुएला में हुआ है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय अपने सलाहकारों से बात कर रहे हैं और हर तरह के विकल्पों पर वो विचार कर रहे हैं। ईरान में पिछले 4 दिनों से इंटरनेट बंद है और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने इलॉन मस्क से कहा है कि वो स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए ईरान में इंटरनेट की सुविधा बहाल करें। लेकिन ईरान की सरकार का कानून कहता है कि अगर किसी ने भी स्टारलिंक का इंटरनेट इस्तेमाल किया तो उसे जेल की सजा से लेकर फांसी की सजा तक हो सकती है। पूरी दुनिया में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में मदुरो को गिरफ्तार करते समय पूरे देश की पावर सप्लाई कैसे कट की और ऐसा हमला कैसे हुआ कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला की सेना ने कोई विरोध ही नहीं किया, क्योंकि अमेरिका ने इस ऑपरेशन के दौरान सोनिक वेपन्स का इस्तेमाल किया था, जिससे बहुत तेज आवाज पैदा होती है और ये ध्वनि इतनी तेज होती है कि आसपास के लोगों की नाक से खून निकलने लगता है और वो बेहोशी की हालत में आ जाते हैं। आज हम इसी सोनिक बूम को आपके लिए डिकोड करेंगे और आखिर में आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में कैसे एक बुजुर्ग पति पत्नी को डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 15 करोड़ रुपए ठग लिए गए। ये कहानी आपको ध्यान से सुननी चाहिए ताकि आप भी इस तरह की डिजिटल ठगी से सावधान रहें। लेकिन सबसे बड़ी खबर ईरान से आ रही है और वो ये है कि वहां पर सरकार का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों का दमन शुरू हो गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन इसके साथ ही वहां पर सरकार के पक्ष में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ईरान में इस समय 2 तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पहला वहां के इस्लामिक शासन के खिलाफ यानी खमेनी के खिलाफ और दूसरा वहां की सरकार के पक्ष में। ईरान का स्टेट टीवी ऐसी तस्वीरें लगातार दिखा रहा है, जिसमें ईरान के अलग अलग शहरों में अब बहुत सारे लोग सरकार का समर्थन करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों के हाथों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी की तस्वीरें हैं और इसके साथ ही उन सुरक्षा कर्मियों के अंतिम संस्कार के दौरान भी जुलूस निकाले जा रहे हैं जिनकी मौत इस आंदोलन के दौरान हुई है। यानी ईरान की सड़कों पर अब दोनों तरफ आमने सामने अलग अलग विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, एक सरकार के पक्ष में और दूसरा सरकार के विरोध में। और इन दोनों प्रदर्शनों के साथ नैरेटिव की एक अलग ही लड़ाई चल रही है। अब एक दावा अमेरिका के मानव अधिकार संगठन ने किया है और कहा है कि इस प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। ईरान की सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है और अमेरिका की टाइम मैगजीन के मुताबिक भी तेहरान के एक डॉक्टर ने उन्हें यह बताया है कि वहां के 6 अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है और इनमें से ज्यादातर को गोलियां लगी थी। ईरान की राजधानी तेहरान से आई एक तस्वीर में
एक फॉरेंसिक मेडिकल सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हैं और ये सभी अपने करीबी लोगों के शवों की पहचान करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। और इस तस्वीर में ये साफ देखा जा सकता है कि जमीन पर दर्जनों बॉडी बैग्स रखे हुए हैं जिनके अंदर डेड बॉडीज हैं। तेहरान में किसी प्रदर्शन या हिंसा में मारे गए लोगों के शव अक्सर इसी फॉरेंसिक मेडिकल सेंटर में लाए जाते हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन बॉडी बैग्स में उन प्रदर्शनकारियों के शव हैं जो सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। तो अगर आप इन बॉडी बैग्स को गिनेंगे तो हो सकता है कि इनकी संख्या सैकड़ों में हो। हालांकि ईरान के स्टेट टीवी ने यह दावा किया है कि हथियारों से लैस प्रदर्शनकारियों ने गोलियां चलाईं, जिसकी वजह से यह मौत हुई है। हालांकि अभी जो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये वीडियो किस तारीख को रिकॉर्ड किए गए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस समय ईरान से खबरें बाहर नहीं आ रही और वहां पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और इसीलिए वहां से आ रही खबरों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना बहुत मुश्किल है। ईरान के एक और वीडियो की सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा हो रही है जिसमें तेहरान की सड़कों पर रात में बहुत बड़ी भीड़ मार्च कर रही है, जिसमें लोग तालियां बजाकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये एक और वीडियो देखिए। ईरान में पिछले करीब 4 दिनों से इंटरनेट और टेलीफोन की जो सर्विसेज हैं वो पूरी तरीके से बंद है। ईरान की सरकार ने विरोध प्रदर्शनों की सोशल मीडिया पर कवरेज रोकने के लिए डिजिटल ब्लैकआउट कर दिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इलॉन मस्क से ये कहा है कि वो अपने स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए ईरान में इंटरनेट की सुविधा बहाल करें। जैसा कि आप जानते हैं, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के पास स्टारलिंक सैटेलाइट का एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया के किसी भी देश में इंटरनेट की सर्विस स्वतंत्र रूप से दे सकता है। यानी किसी देश की सरकार ने अगर लोकल इंटरनेट ब्लॉक भी कर दिया हो तो भी ये जो सर्विस है स्टारलिंक की, ये वहां पर इंटरनेट की सर्विस दे सकती है। हालांकि ईरान की संसद ने पिछले साल ही एक कानून पास किया था जिसके मुताबिक अगर ईरान में कोई व्यक्ति स्टारलिंक इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और सरकार को लगे ऐसा कि इससे देश के खिलाफ कोई जासूसी हो रही है या इसके जरिए कोई देश विरोधी काम हो रहा है, तो उस व्यक्ति को जेल से लेकर मौत की सजा दी जा सकती है।
और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान की सरकार ने अपने देश में स्टारलिंक की सर्विस को जैम कर दिया है और ऐसा करने की टेक्नोलॉजी उन्हें शायद रशिया या फिर चाइना से मिली है। इसके बावजूद पूरे ईरान में इंटरनेट की सर्विस बंद नहीं हो पाई है। ईरान में कई स्थानों पर स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड बहुत धीमी हो गई है और कई जगहों पर तो इसका नेटवर्क पूरी तरीके से बंद है। इस समय इंटरनेट एक हथियार बन गया है और इसे कंट्रोल करने की जंग ईरान की सड़कों से लेकर आसमान में घूमते सैटेलाइट्स तक पहुंच चुकी है। तो आप आज ये भी देखिए कि जो नए ज़माने के प्रोटेस्ट हैं, जो नए ज़माने की बगावत होती है, वो हथियारों से नहीं होती, वो इंटरनेट से होती है, वो सोशल मीडिया से होती है। और सरकारें जो सबसे पहला काम करती हैं वो यही कि वो सबसे पहले इंटरनेट को ब्लॉक करती हैं, क्योंकि आजकल जो विद्रोह होता है, बगावत होता है, उसका जो सबसे बड़ा हथियार है वो इंटरनेट होता है। अब आप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान सुनिए। Well, we're going to be talking about that. We may get the internet going, if that's possible. We may speak to Elon, because as you know, he's very good at that kind of thing. He's got a very good company. So we may speak to Elon Musk. And in fact, I'm going to call him as soon as I'm finished with you. तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सरकार इन विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए सारी सीमाएं लांघ रही है। अमेरिका ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों की गंभीरता से निगरानी कर रहा है, इन पर नजर रखे हुए है और इसके बारे में बहुत मजबूत विकल्पों पर वो विचार कर रहा है और इनमें सैनिक हमला भी शामिल हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप मंगलवार यानी 13 जनवरी को अपने वरिष्ठ सलाहकारों के साथ ईरान को लेकर एक बैठक करने वाले हैं और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस बैठक में 4 विकल्पों पर चर्चा हो सकती है कि 4 चीजें अमेरिका जो कर सकता है ईरान के बारे में। पहला, ईरान पर सैन्य हमला कर सकता है। दूसरा, एक सीक्रेट साइबर हथियारों से हमला कर सकता है, यानी ईरान में इंटरनेट, कम्युनिकेशंस, बिजली और मिलिट्री ठिकानों पर एक डिजिटल हमला कर सकता है। तीसरा, ईरान पर और भी ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला ले सकता है। और चौथा, ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन करने वालों को ऑनलाइन मदद कैसे दी जाए, ये भी अमेरिका सोच सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक वो ईरान के विपक्षी नेताओं से भी संपर्क में हैं और उन्होंने बताया है कि ईरान के नेताओं ने शनिवार यानी 10 जनवरी को उनसे संपर्क किया था और कहा था कि वो बातचीत करना चाहते हैं। इधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी ये कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला जरूर करेंगे। और आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 2 बड़ी बातें कही। पहला, ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर ईरान पर युद्ध थोपा गया तो वो इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है। और दूसरा, ईरान अब भी बातचीत के लिए तैयार है। عوامل مسلح در بین تظاهرکنندگان مشاهده شدند که به سمت نیروهای انتظامی ما به سمت پلیس شلیک می‌کردند و از اون مهمتر این که ما متوجه شدیم که اونها نه تنها به پلیس بلکه به مردم عادی هم شلیک میکنن. فکر میکنم به زودی بعد از تسلط کامل امنیتی اینترنت دوباره باز خواهد شد. तो देखिए, एक समझने वाली बात अब वहां पर यह है जो आज हुआ है और तस्वीरें आप देख ही पा रहे हैं। एक तो ईरान में अब दोनों तरह के प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, एक सरकार के खिलाफ और एक सरकार के पक्ष में। दूसरी बात यह है कि जो वहां पर लोग मारे जा रहे हैं, दोनों पक्षों के अलग अलग आरोप हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं वो ये कहते हैं कि ईरान की पुलिस और वहां के सुरक्षा बल अब प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहे हैं और इसलिए सैकड़ों की संख्या में, बल्कि कई लोग तो हजारों की बात भी कर रहे हैं, वहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। लेकिन ईरान से ये सारी खबरें जो हैं ये बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन ईरान की सरकार ये कहती है कि इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोग ऐसे हैं जो हथियार लेकर इनमें घुस जाते हैं और वो अचानक आम जनता पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं और ये हो सकता है कि किसी विदेशी इशारे पर हो रहा हो। अब ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि गोली अंदर कौन चला रहा है, ये ईरान के पुलिस के लोग चला रहे हैं या फिर कोई और लोग हैं जो इन प्रदर्शनकारियों के बीच जाते हैं और गोलियां चलाते हैं।
ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान की ही पुलिस और प्रदर्शन, जो ईरान की पुलिस और सुरक्षा बल हैं, वो बिना वर्दी के आम लोगों की तरह इन प्रदर्शन के अंदर घुस जाते हैं और हो सकता है वही वहां पर इस प्रकार के हमले कर रहे हों। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जिस देश में इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया गया है, मीडिया ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, वहां से सही खबर को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। अब ईरान के प्रदर्शनकारी सिर्फ वहां की सत्ता ही नहीं बदलना चाहते, बल्कि ईरान का राष्ट्रीय ध्वज भी बदलना चाहते हैं। ईरान के ममदान प्रांत में प्रदर्शनकारियों ने एक ऐसा झंडा लहराया जो ईरान के राष्ट्रीय ध्वज से अलग था, और आप इस समय उसी तस्वीर को देख रहे हैं। और इस तस्वीर की आज पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा हो रही है। ईरान से करीब 6000 किलोमीटर दूर लंदन में एक प्रदर्शनकारी ने 10 जनवरी को ईरान के दूतावास से ईरान का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज हटा दिया और उसकी जगह एक दूसरा झंडा लगाया जिसमें एक पुराना शेर और सूरज दिखाई देता है। ये ईरान का पुराना झंडा है जिसे वहां पर लगा दिया गया, फहरा दिया गया। अब आपको ये दिखाते हैं कि ये ईरान के राष्ट्रीय ध्वज जो हैं, दो झंडे हमने आपको दिखाए, ये अलग कैसे हैं। आप इस समय दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहला ईरान का राष्ट्रीय ध्वज है जिसे वर्ष 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अपनाया गया था, और दूसरा वो झंडा है जो वर्ष 1979 से पहले ईरान की पहचान हुआ करता था। तो एक है आज का झंडा और एक है 1979 की क्रांति से पहले का झंडा। इस समय ईरान का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें अरबी भाषा में धार्मिक शब्द लिखे हुए हैं, और पुराने झंडे में एक शेर था जिसके हाथों में तलवार थी और उसके पीछे एक उगता हुआ सूर्य था। शेर, उगता हुआ सूर्य और हरा, लाल, सफेद रंग, ये तीनों ज़ोरास्ट्रियन धर्म के पवित्र चिन्ह माने जाते हैं। 7वीं सदी में इस्लाम धर्म के ईरान पहुंचने से पहले वहां के लोग इसी धर्म का पालन करते थे, और इस्लाम के आने के बाद जब ईरान में इस धर्म का दमन हुआ तो इसके कुछ अनुयायी भारत आ गए थे, और वो आज भी अपने इस धर्म की परंपराओं को बचाकर रखे हुए हैं, और आज इन्हें भारत में पारसी कहा जाता है, और ये लोग ज़्यादातर मुंबई और गुजरात के कुछ हिस्सों में बसे हुए हैं। हमारे देश के कई बहुत बड़े मशहूर और उद्योगपति लोग, मशहूर लोग पारसी समुदाय से हैं, जैसे आपने देखा होगा टाटा, गोदरेज, वाडिया, पूनावाला और मिस्त्री परिवार। इसके अलावा भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और महान परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा भी इसी पारसी समुदाय से हैं। पारसी धर्म की मान्यताएं, रीति रिवाज और देवी देवता हमारे सनातन धर्म से काफी मिलते जुलते हैं, और दोनों धर्मों में आग और यज्ञ को पवित्र माना जाता है। जैसे सनातन धर्म में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है, वैसे ही पारसियों के लिए एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता। इन दोनों धर्म ग्रंथों की भाषा और इनमें लिखी मान्यताओं में काफी समानताएं हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बाद अगर तख्ता पलट हुआ तो खमेनी के बाद दो नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि खमेनी के बाद कौन आएगा। तो पहला नाम है 65 वर्ष के रजा पहलवी। ये ईरान के आखिरी शाह के निर्वासित बेटे और क्राउन प्रिंस हैं, और इस समय ये अमेरिका में रहते हैं, और सोशल मीडिया के जरिए ये लगातार प्रदर्शनकारियों तक अपने संदेश पहुंचा रहे हैं। और दूसरा नाम है 77 वर्ष के हसन रूहानी। ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हैं और उन्हें एक सुधारवादी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। आज भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान का हमारा दूतावास वहां मौजूद भारतीय छात्रों के संपर्क में है और उन्हें अब तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। यानी ईरान में मौजूद करीब 2500 भारतीय छात्र अभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। Insofar as the situation in Iran is concerned, I mean, it's a country that we have a very close relationship with. So we are watching the developments
that are taking place there, the disturbances that one can see on the streets over there. We have a significant community of expatriate Indians and also students from India in Iran. Our embassy, despite the restrictions that are in place on information, etc., has been able to reach out to the student community and has managed to find out that they are all good, they are doing well, and they have not faced any difficulties thus far. We have advised all of our compatriots there to rest in place, to not venture out. तो ईरान में आने वाले कुछ दिनों में स्थिति बहुत संघर्षपूर्ण रहने वाली है और ईरान पर पूरी दुनिया की नज़रें इस समय लगी हुई हैं और लोग जो देखना चाहते हैं वो ये कि अमेरिका का ईरान पर क्या रुख रहेगा, क्या अमेरिका ईरान में भी वही कर सकता है जो उसने वेनेजुएला में किया। और देखने वाली बात ये भी होगी कि ईरान के जो दोस्त हैं रशिया और चाइना, ये लोग क्या करेंगे। अगर अमेरिका ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा ईरान में, तो फिर चीन भी ऐसा कोई बड़ा कदम उठा सकता है। ये बहुत देखने वाली बात है और आप यकीन मानिए इस समय पूरी दुनिया का जो एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है वो है ईरान। इसलिए ईरान की जो सबसे विस्तृत कवरेज होगी वो आप हमारे शो में देख पाएंगे डिकोड में। और ईरान को लेकर जितनी भी थ्योरीज चल रही हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं, उन्हें सरल भाषा में हम आप तक लगातार ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे वहाँ के ताज़ा हालात को। अब वेनेजुएला के बाद अमेरिका ईरान पर भी क्या इसी प्रकार की कोई तैयारी कर रहा है, इसी प्रकार के अभियान की तैयारी कर रहा है, ये सब लोग जानना चाहते हैं। लेकिन कुछ खबरें अभी भी वेनेजुएला से ऐसी हैं जो एक मिस्ट्री बनी हुई हैं। बहुत सारे लोग अभी उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, जिसमें से एक ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जब अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडोज और सैनिक वेनेजुएला में पहुंचे मदुरो को गिरफ्तार करने के लिए, तो वेनेजुएला की सेना ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। ये सारा ऑपरेशन इतनी आसानी से मिनटों में कैसे पूरा हो गया। इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका का एक भी सैनिक मारा नहीं गया, ना ही उनका कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर मार गिराया गया, ना एक भी कोई गन शॉट वहां पर कोई गन बैटल हुआ, कोई लड़ाई हुई ही नहीं। सब कुछ एक तरफा कैसे हो गया, लोग ये जानना चाहते हैं। सब लोग इस बात पर हैरान हैं कि अमेरिका ने पूरे वेनेजुएला में जो बिजली काटकर ब्लैकआउट किया, ये आखिर उसने कैसे किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये ऑपरेशन होने वाला था उस समय अमेरिका ने वेनेजुएला की पूरी बिजली काट दी, पूरा ब्लैकआउट कर दिया, अंधेरा हो गया। ऐसा कैसे संभव हुआ, अमेरिका ऐसा कैसे कर पाया। तो बहुत सारे इसके पीछे थ्योरीज चल रही हैं, आज हम उन्हें भी आपके लिए डिकोड करेंगे। अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क पोस्ट ने अब एक नया खुलासा किया है इस बारे में, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि वेनेजुएला के एक सैनिक ने यह बताया उन्हें कि यह सब कैसे हुआ। इस सैनिक के मुताबिक अमेरिका का हमला शुरू होते ही अचानक वेनेजुएला के सभी रेडार सिस्टम्स अचानक से बंद हो गए, ब्लॉक हो गए। सबसे पहले अमेरिका के कुछ ड्रोन्स आए और उसके बाद अमेरिका के लगभग 8 हेलीकॉप्टर्स आए और उसमें से 20 सैनिक वहां पर उतरे और अमेरिकी कमांडोज ने एक रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली हथियार का उस समय प्रयोग किया। इस हथियार से अचानक एक ऐसी ध्वनि आई, ध्वनि की एक बहुत तेज शॉकवेव आई और फिर वेनेजुएला के सैनिकों की नाक से खून बहने लगा, वो खून की उल्टियां करने लगे और पूरी तरीके से वो भ्रमित हो गए। ये ऐसी ध्वनि तरंगें थी, यानी उन सैनिकों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। और इस शॉक वेव की वजह से वेनेजुएला के सैनिकों को ऐसा लगा मानो उनका सिर अंदर से फट रहा हो और कुछ देर के लिए वो अपने पांव पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और जब तक ये सैनिक दोबारा होश में आए तब तक अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कमांडोज उनके राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को ले जा चुके थे। अब ये क्या नई टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसे सोनिक वेपन कहते हैं। आसान भाषा में ये एक ऐसा हथियार है जो ध्वनि यानी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है। ये बहुत तेज आवाज पैदा करता है जिससे कान के पर्दे फट सकते हैं और इंसान दर्द से बेहाल हो सकता है।
अमेरिका की सेना के पास ऐसे हथियार हैं जो बहुत ज्यादा तेज आवाज निकाल सकते हैं और इनका नाम है लॉन्ग रेंज अकूस्टिक डिवाइस। हालांकि इसकी ताकत बहुत कम है और संभव है कि अमेरिका ने इसी हथियार का कोई एडवांस्ड मॉडल उस दिन इस्तेमाल किया हो जिसके बारे में अभी दुनिया को कोई जानकारी है ही नहीं। वेनेजुएला के सैनिक के मुताबिक अमेरिका की डेल्टा फोर्स की फायरिंग बेहद सटीक और बहुत तेज थी और ऐसे किसी हथियार का सामना उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया था। इसकी वजह से 3 जनवरी को उनके करीब 100 जवानों की मौत हो गई उस रात को, लेकिन अमेरिका का एक भी सैनिक नहीं मारा गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने अखबार के इस आर्टिकल को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इससे यह पता चलता है कि इस खबर में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि अगर सच्चाई नहीं होती तो अमेरिका में व्हाइट हाउस के लोग इसे रीपोस्ट नहीं करते। अब कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि चीन के पास भी ऐसे ही हथियार मौजूद हैं। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के हमले से ठीक पहले वेनेजुएला की राजधानी कराकस में बिजली अचानक क्यों चली गई थी, तो इसका जवाब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसी दिन दे दिया था और उन्होंने कहा था कि एक प्रकार का ये एक साइबर हमला करके उन्होंने वेनेजुएला के पावर ग्रिड को बंद कर दिया था। हालांकि अमेरिका ने अपने इस हथियार का नाम नहीं बताया है, उन्होंने इसके बारे में डिटेल नहीं बताई है कि उन्होंने कैसे पूरे वेनेजुएला के पावर ग्रिड को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन संभव है कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसा सिस्टम, अभी उनके पास कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो दूसरे देश के पूरे पावर ग्रिड को हैक कर सकते हैं। कई देशों के पावर ग्रिड बहुत पुराने सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं और उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि भविष्य में साइबर हमला करके इन्हें निशाना बनाया जा सकता है और हो सकता है कि वेनेजुएला में यही हुआ हो। इस समय जो हाइब्रिड वॉरफेयर हो रहा है वो हथियारों का नहीं है, वो दिमाग का खेल है और इसमें नए नए तरीके इस्तेमाल होते हैं। इसका एक उदाहरण है इजराइल का वर्ष 2010 का एक ऑपरेशन, जिसमें इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने के लिए एक मैलवेयर यानी कंप्यूटर वायरस का इस्तेमाल किया था और इस मैलवेयर का नाम था स्टक्सनेट। ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कंप्यूटर्स तक पहले पहुंच गया और परमाणु बम का ईंधन यानी यूरेनियम तैयार करने वाले उपकरणों को ही इसने बर्बाद कर दिया और इस उपकरण का नाम है सेंट्रीफ्यूज। इस हमले की वजह से ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई वर्ष पीछे चला गया था और इजराइल ने अपना एक भी सैनिक भेजे बिना ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। आज की जंग में जीत ताकत से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सोच से तय होती है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल अमेरिका ही वेनेजुएला की सत्ता चलाएगा। इससे पहले आपको याद होगा, ये बहुत बड़ी बात है और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसी बात कैसे कर सकते हैं जहां वो ये कहें कि अब मैं ही वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं। यानी एक प्रकार से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा ही कर लिया है और अमेरिका ही उस पूरे देश को चला रहा है। आज के ज़माने में क्या ये संभव है कि एक देश खुलेआम दूसरे देश पर कब्जा कर ले और एक देश का राष्ट्रपति ये कहने लगे कि मैं ही उस दूसरे देश का भी राष्ट्रपति हूं? ये पहले के ज़माने में हुआ करता था। आपको याद होगा 18वीं और 19वीं सदी में एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाने के बाद उसे अपना उपनिवेश बनाकर उसकी सत्ता का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया करता था। और आपको याद होगा भारत के साथ भी ऐसा हो चुका है। आपको याद है उस जमाने का जो ब्रिटेन था, उसने दुनिया के न जाने कितने देशों को अपना गुलाम बना लिया था। फ्रांस ने भी कई देशों को अपना गुलाम बना लिया था। उस समय यह सब चलता था कि एक देश दूसरे देशों को अपने कब्जे में लेता था और उन्हें अपना उपनिवेश बना लिया करता था। जैसे हम कितने समय तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, तब यही होता था। लेकिन 21वीं सदी में यह पहली बार है जब किसी देश के राष्ट्रपति ने खुद को किसी दूसरे देश का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। ट्रंप का यह कदम अमेरिका की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ट्रंप के इस कदम से पूरी दुनिया में अब यही संदेश जाएगा कि अमेरिका अपनी ताकत के दम पर अपने फायदे के लिए किसी भी देश का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेकर उसे अपना उपनिवेश भी बना सकता है। और ट्रंप ने ये वेनेजुएला में करके दिखा दिया
और अब वो डेनमार्क में भी यही करने की धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डेनमार्क भी उन्हें चाहिए, अगर डेनमार्क उन्हें माफ कीजिएगा, ग्रीनलैंड उन्हें चाहिए, और ग्रीनलैंड में भी अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ग्रीनलैंड आराम से मिल जाता है तो ठीक है, हम उसके लिए पैसा भी दे सकते हैं, लेकिन अगर, क्योंकि वो डेनमार्क के कब्जे में है, डेनमार्क अगर नहीं मानता है तो फिर हम ताकत का प्रयोग करके भी ग्रीनलैंड को ले सकते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन इसके बावजूद अमीर और ताकतवर देश जो बाकी देश हैं दुनिया के, वो उसके खिलाफ मोर्चा नहीं खोल पाते, बल्कि उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अपनी सुरक्षा के बड़े फैसलों में अमेरिका पर ये देश भरोसा करते हैं, अपने देश में अमेरिकी सैनिकों को तैनात होने देते हैं, और इसकी बड़ी वजह यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग 80 सालों तक अमेरिका ने अपनी ताकत सीधे थोपने की बजाय संयुक्त राष्ट्र, IMF, WTO और नेटो जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई, और बाद में इन्हीं संस्थाओं के जरिए अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अपने इन फैसलों को थोपा भी और उन फैसलों को सही भी ठहरा दिया। पहले अमेरिका अगर किसी देश पर कोई एक्शन लेता तो इसे लेकर वो एक आम सहमति बनाने का प्रयास करता था, लेकिन वर्ष 2003 में इराक युद्ध के समय अमेरिका ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र से समर्थन हासिल करने की कोशिश की और 49 देशों का समर्थन ले भी लिया। उस समय अमेरिकी हस्तक्षेप को डर और ताकत के तौर पर दिखाने के बजाय उस पर दुनिया में आम सहमति बनाने की कोशिश की गई। लेकिन ट्रंप के दौर में अमेरिका की विदेश नीति अब एक ऐसे दौर में पहुंच गई है जहां अमेरिका इन सिद्धांतों को पीछे छोड़कर अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, और ट्रंप ये कह रहे हैं कि फिलहाल अमेरिका वेनेजुएला की सत्ता चलाएगा। अमेरिका के इस कदम से ईरान, डेनमार्क और कनाडा जैसे देशों में एक नया डर पैदा जरूर होगा। अमेरिका हाल ही में 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपने आप को बाहर कर चुका है, और इसी बात की तरफ यह इशारा करता है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय सहमति और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उस तरह परवाह नहीं करते जैसा पहले अमेरिका किया करता था। पहले अमेरिका अपनी ताकत पर दुनिया की सहमति लेकर आगे बढ़ता था, लेकिन अब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अमेरिका के प्रति समर्थन अब कम होगा और उसके प्रति अविश्वास और दूरियां अब बढ़ेंगी। भारत में अमेरिका के नए राजदूत ने अपना पद संभाल लिया है, और अमेरिका के नए राजदूत हैं 38 वर्ष के सर्जियो गोर, और अपना पद संभालने के बाद उन्होंने दो बहुत बड़ी बातें कही हैं। पहला, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अगली बातचीत कल यानी 13 जनवरी को होगी, यह बहुत अहम बातचीत है। और दूसरा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 1 या 2 वर्षों में भारत आ सकते हैं। सर्जियो गोर ने यह माना कि भारत और अमेरिका मिलकर ट्रेड डील को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और सर्जियो गोर राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं। और अब हम भारत और जर्मनी के रिश्तों की नई उड़ान को आपके लिए डिकोड करेंगे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज आज अपने पहले भारत दौरे पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे, और ये जर्मनी के चांसलर का पहला एशिया दौरा है। दोनों नेता सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे, और प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर को साबरमती आश्रम दिखाया, और आजकल पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की कार डिप्लोमेसी की बड़ी चर्चा हो रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर एक ही कार में बैठकर साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है, और उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया, और उस समय जर्मनी के चांसलर भी उनके साथ थे। दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेताओं ने एक साथ आज पतंग भी उड़ाई। भारत और जर्मनी के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर की कुछ तस्वीरें जो आज की हैं, ये हम दिखाते हैं।
स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन चांसलर मर्ज का भारत में स्वागत करना मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है। चांसलर के रूप में यह उनकी भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली यात्रा है। यह इस बात का सशक्त प्रमाण है कि वे भारत के साथ संबंधों को कितना गहरा महत्व देते हैं। भारत जर्मनी के साथ अपनी मित्रता और साझेदारी को और सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी। तो भारत और जर्मनी के बीच रक्षा उत्पादन और रक्षा की टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों देश सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों देश हायर एजुकेशन को लेकर आगे की रणनीति मिलकर बनाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज जर्मनी की यूनिवर्सिटीज को भारत में अपने कैंपस खोलने का निमंत्रण दिया है। अब भारतीय नागरिकों को जर्मनी में वीजा फ्री ट्रांजिट दिया जाएगा। और वीजा फ्री ट्रांजिट का मतलब यह है कि अगर कोई भारतीय नागरिक जर्मनी के रास्ते किसी तीसरे देश में जाना चाहता है तो उसे जर्मनी में फ्लाइट बदलनी अगर है तो उसके लिए अलग से वीजा नहीं लेना होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार पर भी जोर दिया। और इसी दिशा में भारत और जर्मनी ग्रुप 4 के जरिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। G4 में भारत और जर्मनी के साथ ब्राजील और जापान है। और G4 का मकसद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता में सुधार करना और इन चारों देशों को स्थायी सदस्य बनवाना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अभी अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन स्थायी सदस्य हैं और भारत बहुत समय से ये कहता आ रहा है कि उसे भी इसमें स्थायी सदस्यता अब चाहिए। आज हमने यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम एक मत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। इस समय भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 405 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह लगभग 480 लाख करोड़ रुपए की है। नीति आयोग का अनुमान है कि अगले 2 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, यानी जर्मनी की अर्थव्यवस्था भारत से 2 साल के बाद पीछे हो सकती है। और इस दौरे में जर्मनी की 23 बड़ी कंपनियों के सीईओज भी भारत आए हैं और भारत और जर्मनी के बीच 4.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। भारत जर्मनी को दवाइयां, कपड़े, मशीनरी और फर्टिलाइजर्स जैसा सामान बेचता है, जबकि भारत जर्मनी से ज्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर्स का सामान, मशीनरी और ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स खरीदता है। दुनिया की ज्यादातर लग्जरी कार कंपनियां जर्मनी की हैं और आपने भारत में उनकी बड़ी बड़ी कार कंपनियों के प्रोडक्ट्स देखे होंगे, जैसे BMW गाड़ियां आपने भारत में देखी होंगी, मर्सिडीज, फोक्सवैगन, जिनके पास ऑडी और पोर्शे जैसे ब्रांड्स हैं। ये सारी जो कंपनियां हैं ये जर्मनी की कंपनियां हैं।
और जर्मनी के चांसलर के साथ एक बड़ी सबमरीन मैन्युफैक्चरर कंपनी के बड़े अधिकारी भी भारत आए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत और जर्मनी के बीच सबमरीन के निर्माण को लेकर भी बातचीत चल रही है और भारत जर्मनी की टेक्नोलॉजी पर देश में ही 6 अत्याधुनिक सबमरीन बनाना चाहता है। यह डील लगभग 72,000 करोड़ रुपए की है, जिस पर बातचीत अभी अंतिम दौर में है। अब हम एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताना चाहते हैं जो किसी के साथ भी हो सकती है। लगभग 15 करोड़ रुपए की एक डिजिटल अरेस्ट की घटना का विश्लेषण आज हम आप सबके लिए करना चाहते हैं। यह घटना देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। वैसे तो हम लगातार साइबर फ्रॉड की घटनाओं को डिकोड करते हैं, लेकिन आज हम जिस घटना की चर्चा कर रहे हैं वो थोड़ी अलग है और चिंताजनक भी है। तो ध्यान से आप इस कहानी को सुनिएगा। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले 81 वर्ष के डॉक्टर ओम तनेजा और 77 वर्ष की उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा की। ओम तनेजा संयुक्त राष्ट्र में काम करते थे और वो और उनकी पत्नी लगभग 45 वर्षों तक अमेरिका में रहे। रिटायरमेंट के बाद ये पति पत्नी 2015 में दिल्ली में रहने लगे। आज से करीब 2 हफ्ते पहले 24 दिसंबर को दोपहर करीब 12 बजे उनके पास एक फोन आया। फोन इंदिरा तनेजा ने उठाया। फोन करने वाले ने यह कहा कि वो TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहा है और इनका नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि 26 लोगों ने उनके खिलाफ अश्लील कॉल करने की शिकायत की है। साथ ही उनसे यह भी कहा गया कि इस नंबर से मनी लॉन्ड्रिंग भी किया गया है और ये जो दोनों पति पत्नी हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। यह भी दावा किया गया कि उनके खिलाफ महाराष्ट्र में FIR दर्ज हो चुकी है और अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका है। इस बातचीत के दौरान इंदिरा तनेजा लगातार कहती रही कि वो निर्दोष हैं, लेकिन तुरंत ऑडियो कॉल को वीडियो कॉल में बदल दिया गया और मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन से कनेक्ट करके वहां पर इनकी बातचीत कराई गई। एक पुलिस स्टेशन में वीडियो कॉल पर ही एक फर्जी पुलिस अधिकारी ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि अब आगे की जांच की जाएगी और आपके सारे पैसे की जांच की जाएगी जो आपका बैंक में है और अगर आपको बचना है तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करिए। इस तरह से इस केस से बचाने के नाम पर, जांच करने के नाम पर 17 दिनों में कुल मिलाकर इस पति पत्नी से 14 करोड़ 85 लाख रुपए उन लोगों ने अपने बैंक में ट्रांसफर करवा लिया। इस दौरान उनके दोनों नंबरों पर लगातार फोन कॉल आते रहे। एक नंबर पर ऑडियो कॉल आता था, दूसरे नंबर पर वीडियो कॉल आता था। फोन पर बुजुर्ग दंपति को हमेशा चुप रहने के लिए धमकाया जाता था और कहा जाता था कि अगर आपने किसी को बताया तो आपकी जान खतरे में आ जाएगी। बुरी तरीके से इन दोनों को डरा दिया। ओम तनेजा का हाल ही में एक ऑपरेशन हुआ था, उनकी सर्जरी हुई थी। वो अस्वस्थ थे, इसलिए इन ठगों को पैसा देने के लिए उनकी पत्नी ही बार बार बैंक जाती थी और पैसा ट्रांसफर करके आती थी और आखिरकार 9 जनवरी को जब अचानक कॉल आना बंद हुआ तब ये बुजुर्ग दंपति पुलिस स्टेशन गया और इसके बाद इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। जिस बुजुर्ग दंपति के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है, आप उनसे उनकी आप बीती खुद सुनिए। 24 दिसंबर को नून पे आई थिंक अराउंड 12 कॉल आई मेरे को TRAI से और उन्होंने बोला कि आपका टेलीफोन नंबर कट रहा है क्योंकि आपके नंबर से बड़ी अश्लील कॉलें और 26 लोगों ने कंप्लेंट किया है कि और ऑल्सो मनी लॉन्ड्रिंग में भी आप इन्वॉल्व हैं, तो ये हम आपका टेलीफोन कट कर रहे हैं। आपके तो अगेंस्ट अरेस्ट वारंट्स हैं। आपको हम कोलाबा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये नेशनल डिफेंस का मामला है, सिक्योरिटी, तो अगर इसमें अगर आप फंसी हुई हैं तो आपको तो बॉम्बे आना पड़ेगा। हम आपको फुली रिलीज कर देंगे पर हमको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी उसके बिना, और आपने ये किसी को नहीं बताना। वो आपकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है, आपको दोनों को खत्म कर सकता है, मार सकता है। आप बाहर भी नहीं जाइए और कुछ नहीं करिए, किसी को नहीं बताना। तो उनके पास हमारी काफी इंफॉर्मेशन थी जो हमको उन्होंने बताया। हम बड़े स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, पर उन्होंने ऐसा सिर घुमा दिया कि हमने उन पे विश्वास करना शुरू कर दिया।
आपके बच्चों को आपको लाइफ थ्रेट है। तो हमने जो है उनको शेयर करते कि किसी को नहीं बताया, ताकि हमको पता था कि अगर बताएंगे तो हमारा रिस्क और भी हाई है। तो बताइए, इनको ये कह दिया कि आपकी और आपके परिवार की जान खतरे में आ जाएगी अगर किसी को बताया। और डिजिटल अरेस्ट जो होता है उस दौरान ये क्या होता है, उनसे कहा जाता है कि आप लगातार अपना फ़ोन ऑन करके रखेंगे, वीडियो कॉल ऑन करके रखेंगे और वीडियो कॉल करके फ़ोन के सामने ही रहेंगे, कैमरे के सामने रहेंगे, उसे छोड़कर जा नहीं सकते। हैरानी इस बात की होती है कि ओम तनेजा, अभी जिन्हें आपने सुना, इन्होंने IIT दिल्ली से पढ़ाई की है, कई दशकों तक अमेरिका में रहकर वहां काम किया है, इंटरनेशनल एक्सपोजर इनके पास है, इनके पास पढ़ाई है, इनके पास दिमाग है, अनुभव है, दुनिया के बेहतरीन देशों में इन्हें रहने का अनुभव है। इसके बावजूद उन ठगों ने इन्हें ठग लिया। और ये जो ठग हैं, यकीन मानिए इनमें से कोई भी 8वीं पास से ऊपर नहीं होगा। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने स्कूलिंग भी ढंग से नहीं की, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए और अपराधी बन गए। हैरानी की बात ये होती है कि ये सारे लोग जिन्होंने जिंदगी में ना कोई लिखाई पढ़ाई की है, ना स्कूल गए हैं, ना कॉलेज गए हैं, IIT तो छोड़ दीजिए, और ये सारे लोग आज बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ठग रहे हैं। और हमारे देश के इतने पढ़े लिखे लोग, इतने अनुभवी लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, जबकि हम बार बार ये बात बताते हैं कि इन ठगों से कैसे बचना है। इस केस में भी 3 बातें बहुत अहम हैं जो आज आप सबको जाननी चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है। पहला, बुजुर्ग दंपति पर लगातार दबाव बनाकर रखा गया कि वो किसी से बात ना करें, और वो इस दबाव में आ भी गए और डर गए, जबकि इनके पास ये विकल्प था कि वो अपने ड्राइवर से बात कह सकते थे, अपने घर में किसी दूसरे व्यक्ति को इस बारे में बता सकते थे, और कुछ नहीं तो किसी कागज पर लिखकर अपने परिवार के किसी सदस्य को, किसी पड़ोसी को, ड्राइवर को लिखकर दे सकते थे कि हमारे साथ ये हो रहा है। दूसरा, ठगों ने बैंक अधिकारियों को शक ना हो जाए, इसके लिए इस दंपति को ये सिखाया कि उन्हें बैंक में जाकर जब ये पैसा ट्रांसफर करेंगे तो क्या कहना है, क्योंकि बैंक वाले जब कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है बैंक में और 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहा है, फिर अगले दिन और 2 करोड़ ट्रांसफर कर रहा है, किसी दिन 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहा है, और 1 हफ्ते या 10 दिन में अगर कोई व्यक्ति लगभग 15 करोड़ रुपए अपने बैंक से कहीं ट्रांसफर कर रहा है, तो बैंक वाले लोग भी तो ये पूछेंगे कि आप इतना पैसा कहां दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। तो इसके लिए भी इन्हें पूरी ट्रेनिंग दे दी ठगों ने, और कहा कि अगर बैंक वाला आपसे पूछे तो आप बताइएगा कि मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं या मैं किसी फाउंडेशन का ट्रस्टी बन रहा हूं। और जब बुजुर्ग महिला बैंक जाती थी तो उस समय भी वो बैंक कर्मचारियों को इसके बारे में बताकर इस धोखाधड़ी से खुद को बचा सकती थी, बैंक वालों को इन्फॉर्म कर सकती थी कि हमारे साथ ये हो रहा है। बैंक को ये कह सकती थी कि आप हमारा अकाउंट फ्रीज कर दीजिए। तीसरी बात, ठगों के पास बुजुर्ग दंपति के बारे में कई जानकारियां थी। उनका आधार कार्ड और उनके जो दूसरे दस्तावेज थे उनकी कॉपी पहले से ही उनके पास थी। अक्सर लोग लोन, क्रेडिट कार्ड या किसी और वजह से अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड की कॉपी इधर उधर दे देते हैं। याद रखिए, आप जब भी अपने पैन कार्ड की कॉपी, अपने आधार कार्ड की कॉपी या दूसरे दस्तावेजों की कॉपी किसी को देते हैं तो उसका गलत इस्तेमाल कभी भी हो सकता है, जैसा कि इनके साथ हुआ। अब समझिए डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। ये एक साइबर ठगी है जिसमें अपराधी खुद को पुलिस, सरकारी अधिकारी या जज बताकर ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए लोगों को डराते हैं। जब किसी को डिजिटल अरेस्ट किया जाता है तो उसे फोन पर ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए लगातार धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि आप फोन को बंद नहीं कर सकते। अगर आप 1 हफ्ते के लिए अरेस्ट हैं, बंधक बना लिए गए हैं, तो 1 हफ्ते तक आपको फोन के कैमरे के सामने ही रहना है, वीडियो कॉल ऑन करके। दिन और रात आप वहां से हट नहीं सकते। एक तरह से फोन पर ही एक व्यक्ति को एक बंधक बना लिया जाता है, इसीलिए इसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। झूठे केस का दावा करके मानसिक दबाव बनाया जाता है, डराया जाता है और फिर पैसे मांगे जाते हैं, जबकि फोन पर गिरफ्तारी, जांच या जुर्माने की बात पूरी तरीके से फर्जी होती है। डिजिटल अरेस्ट कई तरह के होते हैं। अब हम आपको इसके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 5 तरीके बताते हैं कि क्या कहकर ये अपराधी आपको ठगते हैं। पहला, पुलिस अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट करते हैं। डिजिटल अरेस्ट के लिए इस तरीके का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठग खुद को पुलिस, CBI, ED, नार्कोटिक्स या क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर कॉल करता है,
फिर वो आपको डराते हैं, आपके नाम पर FIR, मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स का केस कहकर आपको डराया जाता है। अगर केस से निकलना है तो तुरंत पैसा दीजिए, ये कहा जाता है। और डिजिटल अरेस्ट के दौरान वर्दी पहने फर्जी पुलिस वाले और फर्जी पुलिस स्टेशन जैसा पूरा सेटअप आपको वीडियो कॉल में दिखाया जाता है। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर डिजिटल अरेस्ट होता है। इसमें दावा किया जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में अवैध लेन देन हुआ है और फिर बैंक अकाउंट फ्रीज करने या अरेस्ट वारंट जारी होने की धमकी दी जाती है। तीसरा, ये कहा जाता है कि आपके नाम का कोई पार्सल या कुरियर आया था जिसके अंदर कुछ ड्रग्स निकली हैं या कुछ नकली कागजात निकले हैं, इस प्रकार की कोई चीज़ बताई जाती है। कोई नकली पासपोर्ट निकले हैं और ये पार्सल पकड़ा गया है और अब आपको गिरफ्तार किया जाएगा। चौथा, फर्जी कोर्ट या जज के नाम पर अरेस्ट किया जाता है आपको, डिजिटल अरेस्ट। इसमें नकली कोर्ट और जज का वीडियो दिखाकर नकली वारंट आपको भेज दिया जाता है। और पांचवा, KYC, बैंक अपडेट या RBI के नाम पर डिजिटल अरेस्ट। KYC अपडेट ना होने का बहाना बनाकर बैंक अकाउंट या मोबाइल नंबर बंद करने की धमकी दी जाती है और फिर पैसा ठग लिया जाता है। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा पैसे वाले लोगों को निशाना बनाया गया है। हमारे देश में वर्ष 2022 में डिजिटल अरेस्ट के 39,000 से ज्यादा मामले हुए और 91 करोड़ रुपए ठग लिए गए। 2024 में डिजिटल अरेस्ट के 1 लाख से ज्यादा मामले हो गए और 2000 करोड़ रुपए की ठगी हुई। 2 साल में डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी की रकम में 2000% की वृद्धि हो गई। UPI, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और ई-कॉमर्स ने आपकी जिंदगी को आसान तो बना दिया, लेकिन आज साइबर फ्रॉड इसी डिजिटल स्पीड का साइड इफेक्ट है। भारत में वर्ष 2023 में 7,465 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ। 2024 में यह बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। 200% से ज्यादा की इसमें वृद्धि हो गई। और इससे बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप खुद को जागरूक बनाइए। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से तरीके आपको अपनाने चाहिए। अगर कोई CBI, ED, जज या पुलिस बनकर फोन करे तो बिल्कुल डरे नहीं। याद रखें, ये जो एजेंसीज हैं ये कभी इस तरह का फोन नहीं करती। वीडियो कॉल में वर्दी या सरकारी लोगों को देखकर कभी भी भ्रमित ना हो। कभी भी ऑनलाइन जुर्माना, जमानत या केस सेटलमेंट के लिए पैसा ना दें। फोन या वीडियो कॉल पर किसी भी गिरफ्तारी की बात पर भरोसा ना करें। डराने वाली कॉल आते ही बिना बहस किए कॉल को काट दें। अनजान नंबर से आए ऑडियो या वीडियो कॉल को तुरंत ब्लॉक कर दें और इसके बाद अपने मोबाइल फोन को कुछ समय के लिए स्विच ऑफ कर दें ताकि ठग दोबारा फोन ना कर सके। फिर तुरंत पुलिस या किसी वकील या अपने भरोसेमंद व्यक्ति को यह सारी जानकारी आपको देनी चाहिए। तो मैं आपको ये आज बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसा कॉल आ जाए तो पहली बात तो ये जान लीजिए, बिना सोचे समझे उस फोन को काट दीजिए और थोड़े समय के लिए अपना फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। और अगर आप बात कर भी रहे हैं तो डरिए मत, सिर्फ शांत रहकर उनसे बात कीजिए। अब अगर कभी आपके पास कुछ ऐसा कॉल आ भी जाए तो आज मैं आपके लिए ये बना कर लाया हूं, देखिए। ये आप देख पा रहे हैं, आपको इस नंबर पर कॉल करना है, 1930 नंबर पर। आप तुरंत कॉल करके मदद भी ले सकते हैं और शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर आप ध्यान से आज नोट कर लीजिए। वैसे हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, लेकिन आज मैं इसका एक प्रिंट आउट लेकर आया हूं ताकि शायद आप ऐसे ज़्यादा ध्यान से समझ पाएंगे। तो आपको 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन का ये नंबर है, यहां पर आपको फ़ोन करना है और तब आप इस तरह के स्कैम से बच सकते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको यह बताएंगे कि कैसे सांसों से संबंधित जो दवाइयां हैं अब वो हमारे देश में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बिकनी शुरू हो गई हैं। इस बारे में आपको बताएंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जय के हो।
देश का टायर, जेके टायर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। वायु प्रदूषण भी कोरोना महामारी की तरह है। प्रदूषण के खतरनाक कण इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सांस के मरीज बना चुके हैं कि भारत में सिर्फ 31 दिन में ही 1900 करोड़ रुपए से ज्यादा की सांस की दवाइयां बिक गई। यानी अब ज्यादा संख्या में लोग सांस की दवाइयों पर निर्भर होने लगे हैं। सांस लेने के लिए भी अब दवाओं की जरूरत पड़ती है। पिछले साल दिसंबर का महीना ऐसा रहा जब पूरे देश में वजन घटाने वाली दवा मुंजारो सबसे ज्यादा बिकी और दूसरे नंबर पर सांस की दवाएं देश में सबसे ज्यादा बिकी। भारत में एक महीने में ही सांस की दवाएं इतनी ज्यादा बिकी कि पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट के नए आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिसंबर 2025 में सांस की दवाओं की जो बिक्री है वो 1953 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये एक महीने में अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 5 वर्ष में औसतन इसमें 10% की वृद्धि रही है। 2021 में 1341 करोड़ रुपए की सांस की दवाई लोगों ने खरीदी और 2024 दिसंबर की तुलना में ये 10% से ज़्यादा वृद्धि मानी जाएगी। कहते हैं किसी भी देश की सेहत के बारे में जानने के लिए वहाँ देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी दवाइयाँ बिकती हैं। तो देखिए भारत के चरित्र को समझिए। भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाइयों में वज़न घटाने वाली दवाई पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर सांस की दवाइयाँ और दिल की बीमारी से जुड़ी दवाई तीसरे नंबर पर। सांस की दवाएं ज़्यादा बिक रही हैं, इसलिए इन दवाओं का ग्लोबल मार्केट में आकार भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अब ये समस्या पैदा हो रही है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि सिर्फ ये दिल्ली और मुंबई की बात नहीं है, पूरे देश में आप कहीं भी चले जाइए वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा संकट है और उससे बचने के लिए अब पूरे देश में ही लोग सांसों से जुड़ी हुई समस्याओं से बचने के लिए वहाँ की दवाइयाँ उसके लिए ले रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगे। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और देर से सफलता मिल रही है तो उदास ना हो, क्योंकि छोटे घर जल्दी बन जाते हैं लेकिन महल बनने में समय लगता है। नमस्कार। अज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम्बी बाजी।
बाजी हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी लोड़ी दी बधाइयां आज मिलके जश्न मनावांगे लोड़ी दियां लख लख बधाइयां हो असली